गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चलिए अब हम जो लेसन कल हमने शुरू किया था उसे आगे बढ़ाते हैं। कल हमने प्राथमिक क्रियाएं, उसके बाद पशुपालन व्यापारिक स्तर पर और चलवासी पशुचारण ये सब कर लिया था। पशुचारण यानी पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म, टू टाइप्स ऑफ पेस्टोरलिज्म। फर्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग एंड सेकेंड इन कमर्शियल लाइवस्टॉक। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट है कृषि यानी एग्रीकल्चर। कृषि में वर्ड की आप पढ़ रहे हैं कृषि, तो सभी तरह की जितनी भी वर्ड में इंडिया में कृषि होती है उन सब के प्रकार करेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें जितनी भी तरह की कृषि है, 1 अंक वाले क्वेश्चन में उसकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, 3 अंक वाले क्वेश्चन में उनकी 3 विशेषताएं पूछ सकते हैं, और अगर 5 मार्क्स में देंगे बोर्ड में, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देन दे विल आस्क अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कोई भी कृषि लिख के वो उनकी विशेषताओं के बारे में पूछ सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल बनता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है अभी स्थानांतरी कृषि, तो स्थानांतरी कृषि से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख 4 विशेषताएं बनाइए, हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो जितनी भी तरह की कृषि है वो सारी ही आपको पता होनी चाहिए। उसकी 2 या 3 जो भी विशेषताएं हैं वो भी आपको साथ साथ पता होनी चाहिए, ताकि 1 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर जिसमें भी वो क्वेश्चन आए आप उसको उसी तरह से कर सकें। क्लियर? अब सबसे पहले हम करते हैं कृषि। कृषि क्या है? कृषि कृषि, एग्रीकल्चर हम कहते रहते हैं। एक्चुअल में कृषि क्या है? सोचिए, कुछ दिमाग में आता हो तो। एक्चुअल में कृषि का अर्थ होता है खेत जोतना और फिर फसल प्राप्त करना। एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो एग्री प्लस कल्चर से बना है। एग्री का मतलब होता है मिट्टी और कल्चर मीन्स खेती करना। तो मिट्टी में खेत जोतकर फसल प्राप्त करना जो है वो कहलाता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर, सो मैनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स आर देयर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे कृषि के प्रकार हैं और ये सारे प्रकार किसी ना किसी रूप से कहीं ना कहीं, यानी डिपेंड अपॉन द लैंड फीचर्स, जो भारत में या वर्ल्ड में लैंडस्केप है, उच्चावच है, और उसके साथ साथ जो जलवायु की दशाएं हैं उनके आधार पर कृषि के अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला कृषि का प्रकार जो दिया है वो है निर्वाह कृषि। निर्वाह पहले ही मैंने पिछले उसमें क्लास में बताया ही था आपको। निर्वाह का मतलब है जब व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए या वो जीविका निर्वाह के लिए जो कृषि करता है वो कहलाती है निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी जो पुराने समय में होती थी और जो आजकल होती है उनमें भी फ़र्क है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि जो थी और जो आजकल की कृषि है उनमें मेन डिफरेंस ये है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि स्थानांतरी कृषि थी। स्थानांतरी समझ के, परमानेंट लैंड नहीं होती थी, वो जगह को बदल बदल कर, यानी स्थानांतरण, स्थान को बदल बदल कर खेती करते थे। रीज़न आप सभी जानते हैं, किसानों को जो प्रिमिटिव यानी आदि निर्वाह कृषि करने वाले जो किसान थे वो पुराने समय के थे, उनको नए एग्रीकल्चर के तरीके तो नहीं आते होंगे। उनको ये भी नहीं पता होगा कि मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाती है या मिट्टी में उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसीलिए
पुराना जो आदि मानव जो था पुराने समय का, वो खेत पे एक समय, 2 समय, 3 समय यानी लगातार लगा लो 3 या 4 साल तक खेती करता है। उसके बाद वो उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड पे ऐसे ही खेती करता है। रीज़न ये है लगातार खेती करते करते मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती है, जो प्रोडक्शन फसल की आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो आदि मानव को ये लगता है कि अब ये मिट्टी फर्टाइल नहीं है या ये कृषि के योग्य नहीं है, तो वो स्थान परिवर्तन कर लेता है ना, स्थानांतरण, स्थान का परिवर्तन कर लेना। और फिर दूसरी जगह पे भी ऐसे ही साल, 2 साल, 3 साल, फिर उसमें भी यही होता है। और लगातार घूमते घूमते कई बार किसान वापस उसी फसल पे 6 या 7 साल बाद या 10 साल बाद आ जाता है, क्योंकि जब हम खेत को खाली छोड़ देते हैं तो खेत अपनी उर्वरा शक्ति को दोबारा से रीगेन कर लेता है। क्लियर? तो स्थानांतरी कृषि ये हो गई। अब स्थानांतरी कृषि के नाम अलग अलग हैं, हर एरिया में उसका नाम अलग अलग है। जैसे शुरू में उसको कहा गया कर्तन या दहन। कर्तन माने काटना, दहन माने जलाना, क्योंकि जब वो दूसरी सेकंड पीस ऑफ लैंड पे जाते थे तो वहाँ जो घास भूमियाँ थी या जो भी ग्रास लैंड्स थी उनको साफ करना पड़ता था खेत बनाने के लिए। तो वो वहाँ खड़ी जो भी वेजिटेशन होती थी उसको काटते थे और फिर उसको जला देते थे। जलाने का मकसद ये था कि वो जो पेड़ पौधों, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं या जीवाश्म कहते हैं, जब वो राख जो होगी वो मिट्टी में मिलके दोबारा से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगी। तो इसीलिए उसे कहा जाता था कर्तन और दहन कृषि। स्थानांतरी कृषि का दूसरा नाम है झूमिंग कृषि। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो भी कृषि होती है उसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूम एक वर्ड है जिसका अर्थ है आग लगाकर जो कृषि क्षेत्र के योग्य ज़मीन होती है, यानी जिसको वन कहते हैं, वनों में आग लगाकर उसे कृषि क्षेत्रों में या खेत में बदलना। तो इसीलिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन नागालैंड, है ना, इन सारे देशों राज्यों में जो कृषि होती है उसे कहा जाता है झूमिंग। झूम का मतलब होता है आग लगा के उसे कृषि के योग्य भूमि में परिवर्तित करना। वन क्षेत्र है, आग लगाई, मिट्टी में वो राख मिल गई और उससे वो एरिया जो है उपजाऊ हो जाता है। फिर एक नाम और है मिल्पा, मैक्सिको में, अमेरिका में। टाइप यही है, स्थानांतरी है, कर्तन दहन है या झूमिंग है, लेकिन उसको नाम दिया है मिल्पा। और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग भी कहा जाता है। और इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं, स्थानांतरी कृषि कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। अब 1 अंक वाले मार्क्स में ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरी कृषि किस नाम से जानी जाती है, या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरी कृषि का नाम क्या है, मैक्सिको में स्थानांतरी कृषि का नाम क्या है। इस तरह से आप ये छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, डैश डाल के जो भी उसका नाम है जो हमारी बुक में दिया है लादांग, मैक्सिको में मिल्पा, उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन और दहन या झूमिंग। क्लियर? ये हो गई आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब आदिकालीन निर्वाह कृषि आपको समझ आई तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या आधुनिक समय में स्थानांतरी कृषि नहीं होती है? बिल्कुल कम है, होती है लेकिन बहुत कम है। उन क्षेत्रों में है जहाँ वन क्षेत्र बहुत है। आजकल तो आपको पता ही है, लैंड ही, जितनी भी लैंड है अगर वो मेरी है तो मैं उस पर खेती करूँगी, किसी दूसरे की लैंड पे तो खेती नहीं कर सकती। तो क्योंकि अब
बॉर्डर यानी सीमांकन हो चुका है तो स्थानांतरी कृषि जो है वो बहुत कम होती है। पहले तो कोई ऐसी बंटी हुई होती नहीं थी ज़मीन, तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता था। तो आजकल ये हर देश में उन्हीं क्षेत्रों में होती है जो वन क्षेत्र है, वनों को काट लेते हैं और फिर उसको खेती योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप की कृषि है गहन निर्वाह कृषि। गहन समझ में आई गया, गहन यानी सघन, है ना। गहन निर्वाह कृषि ही, यानी कि ये अपने ही लिए गई है, अपनी जीविका निर्वाह के लिए गहन निर्वाह कृषि करते हैं, लेकिन ये सघन क्षेत्रों में या गहन क्षेत्रों में है, जिसको आप कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव क्यों? क्योंकि मानसून एशिया वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर 4 महीने जो लगातार मानसून आती है तो मिट्टी की फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाती है, और आपको पता है मानसून सीज़न में पौधे जो ग्रो करते हैं वो बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि मिट्टी में नमी भरपूर होती है। तो क्योंकि ये मानसून प्रदेशों में है, एशिया में है, तो इसे 2 में डिवाइड किया गया है। एक है चावल प्रधान गहन कृषि, दूसरा चावल रहित। चावल प्रधान का मतलब ये जहाँ पर चावल प्रधान है वहाँ चावल मेन फसल है, बाकी भी उगाई जाती हैं, लेकिन जैसे कि साल में अगर 3 बार फसल ली जाती है तो चावल मेन होती है। तीनों ही सीज़न में चावल को उगाया जाता है। हाँ, कुछ कुछ हिस्से में बाकी फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन जब चावल रहित है दैट मीन्स चावल के अलावा, यानी हो सकता है ये उन क्षेत्रों में की जाती हो जहाँ पर मानसून थोड़ा कम आता है, यानी एरिड एरियाज़ जो हैं, ड्राई एरियाज़ जो हैं, जहाँ मानसून कम होता है, उन क्षेत्रों में शुष्क फसलों को उगाया जाता है। चावल तो आर्द्र फसल है, भरपूर पानी चाहिए, इसीलिए वहाँ पे चावल की खेती नहीं की जाती है। आपकी बुक में भी देखिए पेज नंबर 36 पे दिया है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये निर्वाह कृषि है तो इसमें उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ कम होता है। गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि निर्वाह करने के लिए जो किसान हैं वो पशु भी पालते हैं। फसल तो 3-4 महीने के बाद होगी, तब तक उनकी जीविका निर्वाह कैसे होगी? तो वो पशु पालते हैं। पशुओं से जो भी वेस्ट पदार्थ जैसे कि गोबर है, उसका इस्तेमाल वो करते हैं अपनी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, और उनके प्रोडक्ट्स, पशुओं से दूध और दूध से बनी चीज़ों को बेच के वो अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको कृषि में बताया था, खेत जोतकर फसल उगाना प्लस पशुपालन, दोनों मिला के ही कृषि कहलाता है। क्लियर? अब इसके बाद है जो गहन निर्वाह कृषि है, इसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, प्रति कृषक उत्पादन कम, क्योंकि मैंने बताया मानसून एशिया वाले प्रदेशों में है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी हर एक क्षेत्रफल पे उत्पादन अधिक होता है, लेकिन उतने क्षेत्रफल की हिस्सेदारी को बांटने वाले लोग ज़्यादा हैं। एक एक परिवार में 4-4, 5-5 परिवार हैं, उनके बेटे, उनके चाचा के, उनके इस तरह से होते हैं, तो हर एक के हिस्से में उत्पादन कम आता है। दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको आप बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दैट इज़ डोमिनेटेड बाय वेट पैडी लैंड्स और पैडी कल्टीवेशन। क्लियर हो गया? पैडी कल्टीवेशन मतलब ये हुआ कि चावल के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है चावल रहित, यानी चावल नहीं होगा। चावल नहीं होगा तो क्या होगा फिर वहाँ पर ज़्यादातर ज्वार, बाजरा, गेहूँ, रागी, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि ये एरिड हैं, इनको पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए। अब पूरे वर्ल्ड में उत्तर चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान, ये देश हैं जहाँ पर चावल रहित ये फसलें उगाई जाती हैं।
इस कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सिंचाई की जाती है, क्योंकि एरिड है, मानसून कम होती है, तो जितनी भी कृषि है दैट इज बेस्ड ऑन इरिगेशन। सिंचाई कैसे होगी? सिंचाई आप अपने आप सोच सकते हैं, जब जिन क्षेत्रों में पानी भरपूर होता है वहाँ पर मल्टीपर्पज़ डैम बनाए जाते हैं और वहीं से कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन संभव हो पाती है। क्लियर हो गया ये टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ द नेक्स्ट इज रोपण, मीन्स प्लांटेशन कृषि। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांटेशन कृषि मतलब हम जैसे गेहूं उसको चावल को रोपते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है, या रोपण कृषि का मतलब होता है वो कृषि जिसमें कृषि क्षेत्रों से कच्चा माल ले जाके फैक्ट्रियों में संसाधित या मॉडिफाइड या मैन्युफैक्चर होता है एंड आफ्टर दैट कस्टमर कैन यूज, जैसे चाय है, रबड़ है ना, चीनी है, ये चीज़ें हैं जिनके बाग लगे होते हैं, जिन खेतों को एक ही बार हम साफ नहीं करते हैं। गेहूं के लिए पूरा खेत साफ होता है, सब्जियों के लिए पूरा खेत साफ होता है, लेकिन जितनी बागवानी की फसलें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, नारियल है, ये गन्ना है, इसमें भी वो पूरा साफ होता है। लेकिन इसकी एक क्वालिटी ये है कि गन्ने से चीनी, गुड़, खांड, बूरा ये सब बनता है, तो फिर हम यूज़ करते हैं। गन्ने के रस का उपयोग इन प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। तो यूरोपीय लोगों ने सबसे पहले जब वो विश्व में उपनिवेशवाद के लिए गए तो उन्होंने हर एक देश के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ की भूमि के हिसाब से स्टडी किया कि यहाँ की मिट्टी किस चीज़ के लिए ज़्यादा उपयोगी है। उन्होंने वही चीज़ें वहाँ पे लगाई और फिर उनका ट्रेड यानी व्यापार किया, जिससे उन्होंने विदेशी मुद्रा कमाई। तो इस कृषि में सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इस कृषि की प्रमुख विशेषता है कि कृषि का आकार बड़ा होगा, मशीनों से होती है। दूसरा, इसमें पूंजी लगती है क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल है, नई टेक्नोलॉजी है, उर्वरक है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए, तो पूंजी का निवेश ज़्यादा होता है। प्रबंधन भी अच्छा होना चाहिए, बड़े बड़े फार्म है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, तभी देख रेख अच्छी हो पाएगी। और प्रौद्योगिकी या तकनीकी तो है ही, वैज्ञानिक आधार पर इसे किया जाता है। फिर ये एक फसली कृषि है, यानी एक ही बार वो पौध लगाई जाती है और फिर वो कई सालों तक देती है। जैसे हमने चाय का पौधा, कॉफ़ी लगा दी, नारियल के बाग हो गए, तो इस तरह से ये एक फसली कृषि होती है। इसमें क्योंकि ये एशिया वाले देशों में है, जनसंख्या बहुत अधिक है, तो जो लेबर है यानी श्रमिक हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, और जनसंख्या बहुत है तो जो यातायात के साधन हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर आल्सो वेल डेवलप्ड। और इसमें बागान और बाज़ार सुचारू रूप से जुड़े हैं। उसका रीज़न है, बागान से कच्चा माल आएगा तो मिलों में जाएगा। अगर बागान से कच्चा माल नहीं आता तो मिलें बंद हैं, और अगर मिलें बंद हैं और बागान से माल आ रहा है तो वो माल खराब हो जाएगा। इसीलिए दोनों का कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। गन्ना आज कट गया, 4 दिन बाद मिल में जाएगा तो गन्ने का रस खत्म, सूख जाएगा, मिट्टी से निकलते ही वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, और उसमें सुक्रोज की जो मात्रा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से देशों में, किन किन उपनिवेश वाले देशों ने कौन कौन सी फसल उगाई, ये सबसे मेन है। इसके लिए भी वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाइए। कैसे बनाएंगे? जैसे फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ उगाया, फिर ब्रिटेन वालों ने भारत और लंका में चाय, मलेशिया में रबड़ के बाग, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग विकसित किए, फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बाग। इस तरह से छोटी छोटी अपनी जो है नोट्स बनाइए, और उन नोट्स में एक बार आपको देखने के बाद ध्यान में आ जाएगा, बार बार बुक में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है फेजेंडा क्या है।
देखिए फेजेंडा जो है वो कॉफ़ी के बागान हैं और कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हमने इंडिया में पढ़ा था, कर्नाटक राज्य जो है वो कॉफ़ी में सबसे फर्स्ट है इन इंडिया, ऐसे ही वर्ल्ड में ब्राज़ील देश जो है उसमें कॉफ़ी के बागान सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ पर कॉफ़ी के बागान को बोला जाता है फेजेंडा। और इनका स्वामित्व जो है पहले उपनिवेश वाले जो देश थे, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, उनके हाथ में था, लेकिन अब वहाँ की सरकार का पूरा नियंत्रण है और जो भी इससे इनकम होती है ट्रेड से वो वहाँ की सरकार को जाती है। क्लियर? ये 3 तरह की हमने कृषि पढ़ ली आज। पहली हमने पढ़ी स्थानांतरी कृषि या आदि निर्वाह कृषि, दूसरी पढ़ी हमने गहन निर्वाह कृषि और तीसरी हमने पढ़ी रोपण कृषि। इन सब तीनों की 5-5 विशेषताएं नोट्स में बनाइए और किन किन देशों में कौन कौन सी कृषि होती है, रोपण कृषि में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो किस किस देश ने बनाई, उनके नोट्स बनाइए। और मैप वर्क जो है वो एंड ऑफ द लेसन, जब लेसन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम मैप वर्क करेंगे। इसमें मैप वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट, 2 या 3 नंबर 5 में से आपके मैप इसी में से आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर टाइप्स हैं उनको करेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।